हेलो 11th क्लास, गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो मैं एक बार फिर से आप सभी 11th क्लास के ज्योग्राफी के बच्चों का एक बार क्लास में स्वागत करती हूँ। तो हम लोग पिछले दिन बच्चों ज्योग्राफी की जो आपकी फर्स्ट बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, है ना, इसके हम लोगों ने अब तक 2 लेसन पढ़ लिए हैं। पहला लेसन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भूगोल के बारे में, भूगोल एक विषय के रूप में। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। उसमें हमने देखा था कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है ना, कौन से सिद्धांत थे। और आज हम लोग एक नया लेसन आपकी इसी फर्स्ट बुक से शुरू करेंगे और वो है लेसन नंबर आपका 3, है ना, अध्याय 3। और क्या टॉपिक का नाम है बच्चों? टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, है ना, भाग 1। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सब। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग 1 यानी पार्ट 1। ठीक है, इसको 2 भाग में करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो इस भाग में जिन जिन बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे, जिन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, उसमें है हमारा पहला भूगर्भ की जानकारी के साधन, है ना, और उसके बाद देखेंगे भूकंप। तो भूगर्भ की जानकारी के साधन में हम 2 स्रोत पढ़ेंगे या साधन पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और दूसरा हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, भूकंप की तरंगे, प्रकार, भूकंप की माप और भूकंप का प्रभाव। तो चलिए शुरू करते बच्चों अपने लेसन को। तो बच्चों हमारी जो पृथ्वी है वो सभी आप जानते हो कि पृथ्वी जो है वो कैसी है, गोल है, ध्रुवों पर चपटी है और अपनी कीली पर क्या है, झुकी हुई है। ठीक है, और इसी झुकी हुई अवस्था में वो क्या होती है, चक्कर लगाती रहती है। तो इतनी पृथ्वी जो है वो हमारी विशाल है ना, हम उसको देख नहीं सकते हैं, एक छोर से दूसरे छोर नहीं देख सकते। इसी तरह बच्चों हम पृथ्वी का अगर आंतरिक भाग भी देखना चाहें तो हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को भी नहीं देख सकते, है ना। कुछ ही गहराई तक हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी के अंदर जा सकते हैं या देख सकते हैं। बहुत हुआ 5 से लेकर 8 किलोमीटर की गहराई तक ही हम जा सकते हैं। उसके बाद से तापमान इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है कि उसके अंदर, पृथ्वी के अंदर हम नहीं जा सकते, है ना। तो पृथ्वी की जो संरचना है इसको लेकर, है ना, क्या है बच्चों, बहुत सारे सवाल हैं हमारे मन में कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है। हालांकि आज तक कोई भी इंसान जो है पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंचा है और ना ही जाकर वो केंद्र के बारे में निरीक्षण कर पाया है ना। लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थितियों में जो हमारे वैज्ञानिक हैं, है ना, उन्होंने भूगर्भ की संरचना के संबंध में कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे जो हैं वो साक्ष्य जो हैं वो क्या किए हैं, दिए हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो कैसा है। ठीक है, तो शुरू आगे चलते हैं बच्चों कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना जो है उसका अध्ययन जो है वो वास्तव में भूविज्ञान यानी जियोलॉजी का विषय है ना। लेकिन भूगोल और भू आकृति विज्ञान में भी इसका अध्ययन होता है। तो भूगोल और भू आकृति विज्ञान में क्यों इसका अध्ययन किया जाता है? क्योंकि जो धरातल के जो हमारे स्वरूप हैं, है ना, विभिन्न स्वरूप हैं, जो स्थल आकृतियाँ हैं, उनकी जो रूपरेखा का स्वभाव है वो भूगर्भ के द्वारा ही क्या होता है, निश्चित। भूगर्भ मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक स्थिति है, उसी के कारण जो है वो क्या होता है बच्चों, जो हमारे धरातल के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूप और स्थल आकृतियाँ पाए जाते हैं वो पृथ्वी के भूगर्भ के द्वारा ही क्या होता है, निश्चित होता है ना।
इसलिए भूगोल में और भू आकृति विज्ञान में भूगर्भ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जो हमारे धरातल पर विभिन्न प्रकार के स्वरूप या स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, उनका संबंध हमारे पृथ्वी के भूगर्भ यानी आंतरिक भाग से है। धरातल को प्रभावित करने वाले कुछ बल हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं जो हमारे धरातल पर अपना प्रभाव डालती हैं। इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण बल है जिसको हम अंतर्जात बल या अंतर्जात प्रक्रिया भी कहते हैं, है ना, या आंतरिक प्रक्रियाएं भी बोलते हैं। इस आंतरिक प्रक्रिया जो है ये हमारे किस भाग में सक्रिय है, हमारे भूगर्भ में। भूगर्भ का मतलब पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में ये बल क्या है, सक्रिय। कौन सा बल, अंतर्जात बल या अंतर्जात जो प्रक्रिया है वो भूगर्भ में सक्रिय है। अतः पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत क्या है बच्चों, ज़रूरी है। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसका ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, है ना, के बारे में या भूगर्भ के बारे में जानकारी के जो साधन हैं, है ना, उन साधनों को हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले जो साधन हैं वो कितने हैं बच्चों, दो हैं। पहला साधन है आपका प्रत्यक्ष साधन या स्रोत, और दूसरा है अप्रत्यक्ष साधन या अप्रत्यक्ष स्रोत। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष स्रोत, है ना। प्रत्यक्ष स्रोत में क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने वाला जो प्रत्यक्ष साधन है, इस प्रत्यक्ष साधन में ज्वालामुखी, भूकंप और खनन, है ना, ये महत्वपूर्ण हैं। ज्वालामुखी, भूकंप, खनन से जो प्राप्त चट्टानें हैं, प्रवेधन या जिसको हम वेधन बोलते हैं या ड्रिलिंग बोलते हैं, ये क्या हैं बच्चों, प्रत्यक्ष साधन या स्रोत हैं जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला जो स्रोत है या साधन है प्रत्यक्ष साधन में, वो है ज्वालामुखी। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग में पिघला लावा, है ना, जब धरातल को तोड़कर क्या होता है बच्चों, ऊपर आ जाता है, तब वो ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ऐसे मान लीजिए ये है ना, तो जब लावा जो है वो धरातल को तोड़कर क्या होता है, धरातल के ऊपर आ जाता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी का तब क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। ज्वालामुखी के अध्ययन से कैसे पता चलता है बच्चों कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो ज्वालामुखी के से जो पृथ्वी क्या निकलता है बच्चों, तरल पदार्थ निकलता है, गर्म तरल लावा निकलता है। तो ज्वालामुखी से एक पता चलता है, स्पष्ट होता है कि जो हमारा आंतरिक भाग है पृथ्वी का वो कैसा है, तरल है। तभी ज्वालामुखी से क्या निकलता है, तरल लावा निकलता है। दूसरा स्रोत प्रत्यक्ष क्या है, वो है हमारा भूकंप। तो भूगर्भ में भूकंप सबसे पहले की उत्पत्ति कैसे, क्यों भूकंप आता है ना, क्या कारण है। तो भूगर्भ में यानी पृथ्वी के अंदर जो गति होती है ना, मूवमेंट होता है जिसको हम संचलन बोलते हैं। तो जो आंतरिक संचलन से जो हमारा धरातल है उस पर क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। यानी जो आंतरिक संचलन है यानी आंतरिक जो गति है उसके कारण हमारी धरती क्या होने लगती, हिलने लगती, कांपने लगती है, और उस तरह भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो भूकंप विज्ञान जो है वर्तमान समय में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का बच्चों क्या है, सबसे महत्वपूर्ण साधन माना है ना, जो बताता है कि पृथ्वी की जो रचना है ना, वो विभिन्न तत्वों से हुई है।
तो भूकंप विज्ञान हमको क्या बताता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक रचना है ना, वो क्या है, विभिन्न तत्वों यानी पदार्थों से हुई है। तो इन दोनों स्रोतों के अलावा खनन से प्राप्त जो चट्टानें हैं यानी खुदाई में जो चट्टानें मिलती हैं वो, और जो हमारा प्रवेधन यानी वेधन किसको बोलते हैं, ड्रिलिंग जिसमें ज़मीन को क्या किया जाता है, गहराई तक खोदा जाता है, उसकी खुदाई की जाती है। तो जो पदार्थ मिलते हैं, तत्व मिलते हैं, उनसे भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या होती है, जानकारी मिलती है। तो ये कौन से साधन हैं बच्चों, ये हैं आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित प्रत्यक्ष साधन या प्रत्यक्ष स्रोत। अब चलते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत या अप्रत्यक्ष साधन। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो जानकारी देने वाले अप्रत्यक्ष साधन हैं या स्रोत हैं, उनमें तापमान, घनत्व और दबाव, इन क्या है बच्चों, महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। अब कैसे तापमान, घनत्व और दबाव आंतरिक संरचना की जानकारी देते हैं, तो सबसे पहले हम लोग तो तापमान। पृथ्वी के अंदर यानी धरातल के अंदर जाने पर जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, तापमान क्या होने लगता है, बढ़ता है। लेकिन जो तापमान बढ़ने की बच्चों दर है वो समान नहीं होती है। पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ने की जो दर है वो समान नहीं होती। इससे स्पष्ट होता है कि आंतरिक भाग जो है वो क्या है, अलग अलग तत्वों से बना है, क्योंकि जो तापमान बढ़ने की दर है पृथ्वी के अंदर वो समान नहीं है। तो समान नहीं होने से ये पता चलता है कि जो हमारा आंतरिक भाग है वो अलग अलग तत्वों यानी पदार्थों से बना है। दूसरा अप्रत्यक्ष साधन कौन सा, घनत्व। हमारी जो पृथ्वी है, अगर पृथ्वी का हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था 3 परतें है ना, एक तो बाहरी परत थी जिसको भूपटल बोला गया था, है ना। फिर उसके बाद थी ये हमारी मेंटल परत, ये दूसरी वाली, और ये था पृथ्वी का केंद्र यानी जिसको हम कोर बोलते हैं, है ना। तो भूपटल, मेंटल और कोर। तो जो पृथ्वी की बाहरी परत है यानी भूपर्पटी है, इस परत का घनत्व कितना है, 2.7 है ना। यानी इसका मतलब जो बाहरी परत है ये हल्के तत्वों से बनी है। लेकिन जैसे जैसे हम इस ऊपरी परत से क्या होते हैं, अंदर जाते हैं, नीचे गहराई में जाते हैं, घनत्व बढ़ने लगता है, डेंसिटी क्या हो जाती, बढ़ जाती है। यानी जब हम केंद्र में पहुंचते हैं, कोर में पहुंचते हैं, तो घनत्व बढ़कर कितना हो जाता है, 11। यहाँ घनत्व कितना होता है, 11। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा केंद्र है, घनत्व ज़्यादा होने का कारण कि यहाँ ज़रूर क्या पाए जाते हैं, भारी तत्व पाए जाते हैं, भारी पदार्थ। हम लोगों ने इससे पहले वाले लेसन में पढ़ा था ना कि जो कोर है वो लोहा और फेरियम जैसे भारी तत्वों से बना है। इसलिए यहाँ घनत्व, लोहा भी भारी है, फेरियम भी भारी है, इसलिए यहाँ घनत्व क्या है बच्चों, ज़्यादा पाया जाता है। तो जो घनत्व है इसके द्वारा भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या होती है बच्चों, जानकारी मिलती है कि हमारा बाहरी परत जो है वो कम घनत्व वाला यानी हल्के पदार्थों से बना है, और जो केंद्र है वो भारी पदार्थों से बना है, तभी यहाँ का घनत्व कितना है, 11 है। अब चलते हैं तीसरा अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, दबाव। तापमान और घनत्व के साथ साथ जब हम ज़मीन के धरातल के नीचे गहराई में जाते हैं तो जो चट्टानें होती हैं, शैल होते हैं बच्चों, उनमें दबाव बढ़ता जाता है ना। शैलों का क्या होने लगता है, दबाव बढ़ने लगता है। लेकिन जो दबाव तो बढ़ता है, लेकिन ये दबाव इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है कि चट्टानें क्या हो जाए, पिघलने। दबाव भी चट्टानों को क्या करता है, संगठित करता है, यानी उनको बांधे रखता है, कॉम्पैक्ट उसको करता है ना, सघनता प्रदान करता है। तो दबाव बढ़ने से ऐसा नहीं कि चट्टानें क्या हो जाती हैं, पिघलने लगती, बल्कि दबाव चट्टानों को क्या करता है, संगठित किए रहता है, उनको बांधे रहता है ना।
वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो इन अप्रत्यक्ष स्रोतों के अलावा यानी तापमान, घनत्व और दबाव के अलावा और भी कुछ कारक हैं या स्रोत हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अब अप्रत्यक्ष स्रोत में एक उल्का वाला, उल्का जो है अक्सर आपने सुना होगा कि धरती पर उल्का गिरा, है ना। उल्का क्या होता है? ठोस आकाशीय पिंड होते हैं जो चक्कर काटते रहते हैं वायुमंडल में और फिर वो कभी कभी धरती पर गिर जाते हैं। तो उल्काओं से कैसे जानकारी मिलती है? तो उल्काओं में जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, है ना, उसी तरह की पदार्थ जो हैं वो हमारी पृथ्वी पे पाए जाते हैं। यानी उल्का में मिलने वाले पदार्थ की जो संरचना है वो पृथ्वी से काफ़ी मिलती जुलती है ना। तो इससे पता चलता है कि जिन पदार्थों से उल्का बने हैं उन्हीं पदार्थों से हमारा ग्रह पृथ्वी भी बना है। इनके अलावा बच्चों गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय क्षेत्र हैं, ये अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या करते हैं? जानकारी। अब चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का कौन सा है? ये केंद्र है, कोर है। कोर पृथ्वी का क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। अब क्यों चुंबकीय क्षेत्र है? क्योंकि यहाँ लोहा और निकिल जो है वो पाए जाते हैं, और लोहा और निकिल जहाँ होंगे वो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि उनमें अपनी ओर क्या करने की, खींचने की शक्ति पाई। तो पृथ्वी का ये चुंबकीय क्षेत्र है क्योंकि यहाँ लोहा और निकिल जैसे धातु जो हैं वो पाए जाते हैं। अब आता है हमारा, ये तो हो गया बच्चों पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जानकारी। तो दो स्रोत हम लोगों ने पढ़े, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। अब आता है भूकंप। तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का संपूर्ण चित्र क्या करता है? प्रस्तुत करता है। यानी भूकंपीय तरंगों का अध्ययन जो है वो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे विश्वसनीय, है ना, जो प्रमाण है वो है हमारा भूकंप विज्ञान। तो सबसे वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो साधन, वो है भूकंप। तो भूकंप क्या है बच्चों? तो साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं भूकंप का मतलब पृथ्वी कांपना। भू मतलब पृथ्वी, कंप मतलब कांपना, यानी पृथ्वी का कांपना। यानी जब आंतरिक संचलन, आंतरिक गति के कारण जब पृथ्वी के अंदर हलचल होती है तो हमारी पृथ्वी भी क्या होने लगती? धरातल हिलने लगता है। और जब धरातल हिलता है तो उसी को हम भूकंप कहते हैं। ये प्राकृतिक घटनाएं हैं जो हमेशा घटित होती रहती हैं हमारे धरातल पर। हमारे भूकंप में जो तरंगे, भूकंप के कारण जो है वो तरंगे उत्पन्न होती हैं। तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है ना, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे। इससे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि भूकंप के 2 प्रमुख वो होते हैं, क्या कहते हैं, केंद्र होते हैं, है ना। एक होता है आपका जिसको हम बोलते हैं उद्गम केंद्र यानी फोकस, और दूसरा होता है अधिकेंद्र जिसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। अब ये मान लीजिए पृथ्वी है ना, यहाँ आपका पृथ्वी के अंदर भूकंप की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। तो जहाँ उत्पत्ति हुई ये कहलाता है आपका उद्गम, है ना। और जहाँ उद्गम केंद्र के ठीक निकट जिस स्थान पर या बिंदु पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं या महसूस की जाती हैं, इसको बोलते हैं अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। ये 90 लगभग 90 डिग्री के कोण पर होता है ना। तो उद्गम स्थान से जो भूकंप की तरंगें हैं
के निकट जहाँ सबसे पहले भूकंप की तरंगें महसूस की जाती हैं उसको हम अधिकेंद्र बोलते हैं, और जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है पृथ्वी के अंदर उसको हम उद्गम यानी फोकस बोलते हैं। तो 3 तरंगें हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय तरंगें। प्राथमिक तरंगों को हम इंग्लिश के, अंग्रेजी के पी तरंगों के नाम से संबोधित करते हैं। द्वितीयक तरंगों को हम अंग्रेजी के एस तरंग से संबोधित करते हैं, और धरातलीय तरंग को हम अंग्रेजी के एल अक्षर से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों को भूगर्भीय तरंगें भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़मीन के गहराई में क्या होती हैं, चलती हैं। ठीक, प्राथमिक तरंगों की क्या विशेषता है बच्चों? तो प्राथमिक तरंगें जो हैं वो हमारे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, और इनकी गति बहुत तेज़ होती है, यानी 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से ये तरंगें चलती हैं। और ये तरंगें ठोस और द्रव और गैस तीनों तरह के पदार्थों में आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। द्वितीयक तरंगों की क्या खासियत है? इनको गौर तरंगें भी बोलते हैं। द्वितीयक तरंगें जो हैं वो द्रव्य पदार्थ, ठोस पदार्थों में तो ये पहुंच जाती हैं, लेकिन जहाँ द्रव्य पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, वहाँ ये तरंगें गायब हो जाती हैं, और ये धरातल पर प्राथमिक तरंगों के बाद पहुंचती हैं। तीसरी तरंग क्या है बच्चों? धरातलीय तरंग, जिनको एल वेव्स के नाम से बोला जाता है। ये धरातल के सतह के समानांतर चलती हैं, इसलिए ये बहुत विनाशकारी होती हैं। सबसे ज़्यादा तबाही लाने वाली तरंगें जो हैं धरातल पर, वो भूकंप की धरातलीय तरंगें होती हैं, यानी सरफेस वेव्स, या जिनको एल वेव्स भी कहा जाता। अब आता है भूकंप का छाया क्षेत्र। भूकंप की जो तीव्रता नापने वाला जो यंत्र है भूकंप, उसको हम बोलते हैं भूकंप लेखी यंत्र या सीस्मोग्राफ, है ना। तो सीस्मोग्राफ या भूकंप लेखी यंत्र जो है वो दूरस्थ स्थानों से आने वाली जो है भूकंप की तरंगों को क्या करता है, अभिलेखित करता है ना। यद्यपि कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जो भूकंप सीस्मोग्राफ के द्वारा या भूकंप लेखी यंत्र के द्वारा अभिलेखित नहीं हो पाते, तो ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र। इसको हम एक चित्र के द्वारा भी आसानी से समझ सकते हैं। ये चित्र आप देखिए बच्चों, इसमें भूकंप जो छाया क्षेत्र है उसको दिखाया गया है। इस वाले चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों कि ये सारी जो भूकंप की प्राइमरी वेव्स हैं, है ना, और सेकेंडरी वेव्स यहाँ कोई भी नहीं दिखा रही, यहाँ एक भी तरंगे नहीं हैं। प्राइमरी वेव्स 105 डिग्री तक हैं, उसके बाद सेकेंडरी वेव्स नहीं हैं, यानी जहाँ भूकंप की तरंगे नहीं पाई जा रही हैं, यही क्षेत्र क्या कहलाता है, भूकंपीय छाया क्षेत्र। ठीक है, इसी तरह दूसरे चित्र में आइए, यहाँ 105 तक जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरंगे पाई जा रही हैं, लेकिन 105 से 145 के बीच का जो ये शैडो वाला एरिया है, यहाँ कोई भी तरंगे नहीं पाई, यहाँ भी और यहाँ भी नहीं, है ना। यानी ये क्षेत्र कैसा, जहाँ कोई तरंगे नहीं हैं, ये क्षेत्र भी क्या है, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। तो भूकंपीय छाया क्षेत्र वो होता है जब सीस्मोग्राफ या भूकंप लेखी यंत्र के द्वारा तरंगों की अभिलेखित की जाती हैं। तो कुछ भाग ऐसे होते हैं जो उसमें लेखन में नहीं आ पाते हैं, जहाँ कोई तरंगे नहीं दिखाई देती। तो ऐसे भाग को, ऐसे क्षेत्र को जहाँ कोई तरंगे ना पाई जाएं, उसको हम भूकंपीय छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब आता है भूकंप की माप। भूकंप की माप यानी तीव्रता नापने के लिए, है ना, 2 मापक का प्रयोग किया जाता है। एक है रिएक्टर मापक और दूसरा है मर्केली मापक। रिएक्टर मापक जो है, जिसमें जो भूकंप की तीव्रता होती है वो 1 से 10 अंक तक बटे होते हैं, विभाजित होते हैं। और मर्केली मापक में भूकंप की तीव्रता जो है
उसकी माप जो है वो 1 से लेकर 12 अंकों तक विभाजित होती है। तो इसके द्वारा ही ज़्यादातर रिएक्टर स्केल के द्वारा या रिएक्टर मापक के द्वारा ही भूकंप की तीव्रता जो है वो नापी जाती। तभी बोलते ना कि यहाँ पर 3.7 या 6.8 का तीव्रता का भूकंप आया। ठीक है, तो इसे कैसे नापा जाता है? रिएक्टर स्केल के द्वारा। अब आता है भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रकार जो हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं। विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक वो भूकंप होता है बच्चों जब चट्टानों में भ्रंश पड़ते हैं, दरार पड़ती हैं, तब जो भूकंप आते हैं उसको हम बोलते हैं विवर्तनिक भूकंप। तो ज़मीन धरातल के नीचे गहराई में जब भ्रंश पड़ते हैं तब जो भूकंप आता है उसको हम विवर्तनिक बोलते हैं। दूसरा ज्वालामुखी भूकंप। ये भूकंप वो होते हैं जो ज्वालामुखी के कारण आते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इस तरह के भूकंप जो हैं वो आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ज्वालामुखी भूकंप। उसके बाद आता तीसरा नियत भूकंप। नियत भूकंप जिसको हम कोलैप्स अर्थक्वेक बोलते हैं। इस तरह के भूकंप तब आते हैं जब खनन कार्य जहाँ होता है, यानी खुदाई का काम। तो खनन कार्य या खुदाई के काम के कारण जब भूमि अचानक से क्या होती है? धंसती है ना, या ध्वस्त होती है, तो उसको हम बोलते हैं नियत भूकंप। विस्फोट भूकंप। इस तरह के भूकंप जो हैं वो ज़्यादातर जो रासायनिक विस्फोट होते हैं, है ना, यानी एक्सप्लोजन जो होते हैं, रासायनिक विस्फोट जब किए जाते हैं तो उस विस्फोट के कारण जब धरती या धरातल हिलता है तो उसको हम विस्फोटक भूकंप बोलते हैं। बांध जनित भूकंप। जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, नदियों पर डैम बनाए जाते हैं, उसके द्वारा जो भूकंप उत्पन्न होते हैं, धरती में कंपन होता है तो उसको हम बांध जनित भूकंप बोलते हैं। भूकंप का प्रभाव। भूकंप के कई प्रभाव हैं, जैसे भूमि हिलने लगती है ना, भूस्खलन होते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती, पहाड़ों पे चट्टान गिरने लगते हैं, नदियों का मार्ग क्या हो जाता है? बदल जाता है। हिमस्खलन होता है, पहाड़ों पर जो बर्फ़ की चट्टानें होती वो सरकने लगती हैं, बांध टूट जाते हैं, इमारतें टूट जाती हैं। और जब भूकंप का केंद्र समुद्र में होता है तो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, यानी सुनामी आती है। तो ये है बच्चों आज का आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पहला भाग। तो अगर आपको कुछ समझ ना आया तो बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।